हेलो क्लास 8, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे, आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना यूनिट 2 का थर्ड चैप्टर विच इज वर्गिश कुरियन आई टू हैड अ ड्रीम। ठीक है, वर्गिश कुरियन कौन है बच्चे? देखो, वर्गिश कुरियन एक पर्सन का नेम है जो कि इंजीनियर थे और इन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था। ठीक है, वर्गिश कुरियन एक पर्सन का नेम है। इनके बारे में हम आगे जान लेंगे। और यहाँ पे आगे लिखा है आई टू हैड अ ड्रीम। आई टू हैड अ ड्रीम का मतलब मेरा भी एक सपना था। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नेम है। इस चैप्टर के अंदर देखेंगे बच्चे क्या है, लेकिन इन स्टार्ट में थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ। ये चैप्टर है हमारा एक लेटर बेस्ड चैप्टर। मतलब वर्गिश कुरियन ने एक लेटर लिखा है अपने ग्रैंडसन के लिए और उसमें हम देखेंगे कि उस लेटर में क्या है। सारा कुछ भी नहीं बता दिया जाएगा ना। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वर्गिश कुरियन एक पर्सन है। चलो देखेंगे चैप्टर में। सबसे पहले है हमारे पास लेट अस डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड। हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ हमें कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं। ठीक है, तो इन एक्टिविटीज़ को पढ़ लेंगे। फर्स्ट है अरेंज द वर्ल्ड वाइड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन गिवन बिलो इन द टाइमलाइन प्रोवाइडेड। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। देखिए, आपको यहाँ पे ये वर्ल्ड वाइड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दिए गए हैं। मतलब मैम देखो, मतलब हमें कम्युनिकेट करने के बहुत सारे मीडियम दिए गए हैं। हम टेलीफोन से भी कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। ईमेल के थ्रू भी हम कम्युनिकेट करते हैं। पोस्ट कार्ड के थ्रू पहले किया करते थे। टेलीग्राफ के थ्रू हम पहले किया करते थे। मतलब जनरेशन टू जनरेशन ये सारी चीज़ें अब बदलती गई हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से हम बहुत एडवांस हो गए हैं, लेकिन हमने देखो पिजन की भी हेल्प से कम्युनिकेट किया है ना। पिछले टाइम में पुरानी किसी सेंचुरी में क्या रहता था, पिजन हमारे लेटर को इधर से उधर ट्रांसफ़र करता था, है ना। तो ये सारी चीज़ों से भी हमने कम्युनिकेट किया है। चलो अब हमें इन सबको ना एक सीक्वेंस में लगाना है कि सबसे पहले हम किस चीज़ से कम्युनिकेट करते थे, आफ्टर देन फिर क्या आया, आफ्टर देन फिर क्या आया, इस तरीके से। ठीक है, टेलीफोन बच्चे, इसे अगर हम देखें तो ये तो हमारे मतलब टेलीफोन, अब तो मोबाइल फ़ोन चल गया, लेकिन मोबाइल फ़ोन से पहले टेलीफोन ही था। ईमेल, जो कि अब आजकल तो फिर ईमेल ही चल गए हैं, है ना। पोस्ट कार्ड बहुत टाइम पहले चलता था, उससे भी पहले टेलीग्राफ चलता था, है ना। और उन सबसे पहले जब टेलीग्राफ, पोस्ट कार्ड ये सारी चीज़ें नहीं थी तो पिजन की हेल्प से हम कम्युनिकेट करते थे, है ना। तो देखो सबसे पहले हमारा जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था वो क्या था, कैरियर पिजन के थ्रू। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले रखेंगे। आफ्टर देन टेलीग्राफ आ गया। मतलब टेक्नोलॉजी से हम एडवांस होते चले गए। ठीक है, टेलीग्राफ के बाद आ गया बच्चे पोस्ट कार्ड। टेलीग्राफ के बाद आ गया पोस्ट कार्ड। फिर पोस्ट कार्ड के बाद हम थोड़ा और आगे चले, हमारी साइंस टेक्नोलॉजी ने और थोड़ा बहुत ग्रोथ किया, तो हम पोस्ट कार्ड के बाद आ गए टेलीफोन पे। पहले टेलीफोन चलते थे, है ना। आफ्टर देन बच्चे हम और एडवांस हो गए, फिर हमारे पास मोबाइल आ गए। फिर तो एक झटके में बस बात करी, नंबर डायल किया, हो गया हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट, है ना। और अभी क्या, मोबाइल से भी बात करो, ये वो ईमेल ड्रॉप करो। अब तो और ज़्यादा ईजीएस्ट हो गया कि ईमेल ड्रॉप करो, है ना। तो अगर हम इनको ओल्ड टू न्यू में इनको कम्युनिकेशन को अरेंज करें तो सबसे पहले आया करियर पिजन, आफ्टर देन टेलीग्राफ, आफ्टर देन पोस्ट कार्ड, देन फिर टेलीफोन, आफ्टर देन मोबाइल फ़ोन, आफ्टर देन ईमेल। करेक्ट है, समझ में आ गया बच्चे? चलिए, अगर समझ में आ गया तो इसमें कुछ नेक्स्ट आगे भी है। देखो नेक्स्ट है हमारे पास वर्क इन पेयर एंड डिस्कस द फॉलोइंग थिंग्स। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। अब हमें पैर में वर्क करना और ये सारे कुछ क्वेश्चन से इनको आंसर करना है। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है
द रीज़न फॉर द चेंज इन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द ईयर। रीज़न क्या है कि हमारा साल दर साल हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हो जाता है। बताइए क्या वजह है कि हमारा कम्युनिकेशन कुछ टाइम बाद, पहले टेलीफोन था तो फिर मोबाइल हो गया कुछ टाइम बाद, फिर कुछ टाइम बाद ईमेल हो गया। कैसे कैसे हो रहा है? रीज़न बताओ। देखो सिंपल है, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती जा रही है हमारी कम्युनिकेशन और ज़्यादा फास्टर और ईजियर होते जा रहे हैं, है ना। पीपल क्या सेलेक्ट करते हैं, अभी हम अपना कोई भी लेटर ड्रॉप करेंगे और वो 1 महीने बाद किसी को रिसीव हो, 10 दिन बाद किसी को रिसीव हो, पीपल को ये वाला कम्युनिकेशन चूज़ करेंगे। अगर उनके आगे एक ऑप्शन है कि आप फ़ोन में नंबर डायल करो और तुरंत बात कर लो अपनी, ये चूज़ करेंगे ना। तो जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है वैसे वैसे हमारा कम्युनिकेशन फास्टर और ईजियर होता जा रहा है ना। सो हम यहाँ बच्चे क्या लिख सकते हैं, ओवर टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे टेक्नोलॉजी हैज़ इम्प्रूव्ड मेकिंग कम्युनिकेशन फास्टर एंड ईजियर। पीपल वांटेड क्विकर वेज टू कनेक्ट, so old method like pigeon and postcard were replaced by phone and email। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती जा रही है वैसे वैसे हमारे ये जो कनेक्शन है वैसे वैसे बच्चे हमारे कम्युनिकेशन जो लाइक पहले पिजन के थ्रू हुआ करते थे, पोस्ट कार्ड के थ्रू हुआ करते थे, अब वो रिप्लेस्ड होने लगे हमारे फ़ोन और ईमेल्स के साथ, है ना। तो ओवर टाइम technology has improved making communication faster and easier। People wanted quicker ways to connect, so old method like pigeons and postcard were replaced by phones and emails। Correct। Second one है बच्चे हमारा the means of communication that you prefer to use and the reason for your choice। देखो आप क्या means of communication को prefer करेंगे, आपको कौन सा वे ऑफ मेथड, मतलब आपको कौन सा वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा लगता है ना। और अपना रीज़न भी देना है। किसी को मोबाइल फ़ोन से बात करना, फट से बात करना पसंद है, किसी को लेटर राइट करना पसंद है ना, तो किसी को ईमेल ड्रॉप करना पसंद है। तो आपका जो भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसको आप प्रेफर करते हैं वो आप यहाँ पे लिखिए, क्यों करते हैं, फिर आप उसका रीज़न भी दीजिए। ठीक है। सो यहाँ मेरा आंसर रहेगा। आपको आंसर अपना चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, या सबके आंसर बच्चे वैरी कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आई प्रेफर मोबाइल फ़ोन बिकॉज दे आर फास्ट, ईजी टू यूज़ एंड लेट मी कॉल और मैसेज एनीवन इंस्टेंटली। मतलब मैं चूज़ करूँगी मोबाइल फ़ोन, वाई, बिकॉज दे आर फास्ट, जल्दी है, ईजी टू यूज़ करना बहुत आसान है, एंड लेट मी कॉल और मैसेज एनीवन, और मैं मतलब जिसको चाहे उसको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इंस्टेंटली, तुरंत, एकदम से, है ना। कोई 5 मिनट 10 मिनट वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सो आई प्रेफर मोबाइल फ़ोन बिकॉज दे आर फास्ट, ईजी टू यूज़ एंड लेट मी कॉल और मैसेज एनीवन इंस्टेंटली। करेक्ट। चलिए थर्ड वन पे मूव करेंगे। Communication through social media, its benefits and precaution that one should take against its misuse। देखो सोशल मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट करना, सोशल मीडिया लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह, ये सारे सोशल मीडिया, इनसे कम्युनिकेट करने का आपको एक बेनिफिट बताना है और हमें एक प्रिकॉशन भी बताना है जो कि मतलब जिससे हम मिसयूज़ हो सकते हैं। देखो सोशल मीडिया का क्या बेनिफिट है, सोशल मीडिया के थ्रू हम अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं और सोशल मीडिया पे हम स्टे कनेक्टेड, मतलब हम कनेक्टेड रह सकते हैं। ठीक है। यहाँ हम अपना आंसर मेंशन कर सकते हैं, सोशल मीडिया हेल्प शेयर आइडियाज़ एंड स्टे कनेक्टेड। प्रिकॉशन इंक्लूड नॉट शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। हमें प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए कि हमें सोशल मीडिया के अंदर अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से बचना चाहिए। सोशल मीडिया पे अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर किया, लीक हो गया, एनी ऑफ रीज़न लीक हो गया, तो बच्चे उसका फिर अपने को ही नुकसान है।
है ना। अवॉइडिंग स्ट्रेंजर ऑनलाइन, हमें मतलब सोशल मीडिया पे हर तरीके से आपको स्ट्रेंजर भी मिलेंगे, तो स्ट्रेंजर को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। एंड चेकिंग फैक्ट्स टू अवॉइड मिस इन्फॉर्मेशन, और मिस इन्फॉर्मेशन को भी अपने को अवॉइड करना चाहिए। तो social media help share ideas and stay connected. Precaution include not sharing personal information, avoiding stranger online, and checking facts to avoid misinformation. Correct है जी। Social media help share ideas and stay connected. Precaution include not sharing personal information, avoid stranger online, and checking facts to avoid information. Correct है। ठीक है बच्चे, तो ये सारी एक्टिविटी अभी हो गई हमारी कंप्लीट। अब नेक्स्ट इसके आगे आ जाता है हमारा मेन चैप्टर, जो कि है लेट अस रीड। लेट अस रीड के अंदर हम देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास लिखा गया है वी कुरेन। इसका मतलब क्या है बच्चे? वर्गिश कुरेन। ये कौन है? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये एक पर्सन का नेम है, यहाँ पे फोटो भी दिया गया है। इनका नेम है, ये एक इंजीनियर भी थे, वाइट रेवोल्यूशन भी इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है। आनंद, आनंद करके एक कोड है, आफ्टर देन इंडिया लिखा गया है। आनंद गुजरात में एक जगह है, उसका नाम है ये आनंद। ठीक है, भारत के अंदर गुजरात के अंदर ये प्लेस है, वहाँ का ये आनंद करके जगह है, सिटी है। ठीक है, इन्होंने एक लेटर लिखा है बच्चे अपने ग्रैंडसन के लिए। ये पूरा चैप्टर हमारा वही लेटर है। ठीक है, कि इन्होंने अपने ग्रैंडसन के लिए क्या लेटर लिखा है, पूरे चैप्टर में हम वो देखने वाले हैं। फाइन जी, चलो तो स्टार्ट करेंगे। टू माई ग्रैंडसन, अपने ग्रैंडसन को बोल रहे हैं, टू माई ग्रैंडसन आनंद 2005 में ये लेटर लिखा गया था। आनंद एक गुजरात का प्लेस है। माई डियर सिद्धार्थ, ग्रैंडसन, इनके बेटे का नाम क्या है? सिद्धार्थ। When did I write to you last? बच्चे जो मुझे टफ वर्ड्स लगेंगे मैं उनको अंडरलाइन कर दूंगी, मतलब आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, मैं आपको उनका मीनिंग भी बताते जाऊंगी, आप उधर नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है। When did I write to you last? I have trouble even remembering. मैंने तुमको कब लिखा था, मतलब मैंने लास्ट तुमको कब लेटर लिखा था, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा, मुझे तो याद करने में भी दिक्कत हो रही है कि मैंने तुमको लास्ट कब लेटर लिखा था। ठीक है। इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड वी हैव बिकम सो अडिक्टेड टू इंस्टेंट कम्युनिकेशन दैट वी प्रेफर टू यूज अ टेलीफोन। इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, हम आज की इतनी स्पीडी वर्ल्ड में, फास्ट पेस्ड मतलब इतने जल्दबाजी वाली दुनिया में, इतनी एकदम फास्ट पेस्ड, बहुत स्पीड से 2x पे हमारी ये वर्ड चल रहा है अब तो, है ना। तो आज की इतनी भागदौड़ भरी दुनिया में, इतनी स्पीडी वर्ल्ड में, वी हैव बिकम सो अडिक्टेड। एडिक्टेड का मतलब होता है बच्चे डिपेंडिंग ऑन समथिंग, मतलब किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड रहना, या फिर अगर हम अपनी भाषा में बोले तो किसी की लत लग जाना, है ना। तो वी हैव बिकम सो अडिक्टेड टू इंस्टेंट कम्युनिकेशन दैट वी प्रेफर टू यूज़ अ टेलीफोन। आज की दुनिया में, आज की इतनी भागदौड़ भरी दुनिया में हमें इतनी लत लग चुकी है कि तुरंत बात करने की, है ना। दैट वी प्रेफर टू यूज़ अ टेलीफोन, इसलिए हम अपना टेलीफोन यूज़ करते हैं, है ना। मतलब टेलीफोन क्या, नंबर डायल किया तुरंत बात किए, यही तो रहता है टेलीफोन का एडवांटेज। क्या है बेनिफिट? मेन बेनिफिट क्या है कि हम इंस्टेंट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एकदम तुरंत कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है। बट स्पीकिंग ऑन अ टेलीफोन ओनली गिव्स अस इमीडिएट बट फ्लीटिंग जॉय। फ्लीटिंग का मतलब क्या होता है? मोमेंटरी और शॉर्ट लिव्ड, मतलब एक शॉर्ट पीरियड के लिए। हम जब टेलीफोन पे बात करते हैं तो हमें तुरंत हमारी बात हो जाती है, वो ठीक है, लेकिन उससे सिर्फ हमें थोड़ी देर की खुशी मिलती है। हमने किसी से बात करी, ठीक है, 10-5 मिनट वो बातें याद रही, आफ्टर दिन क्या भूल गए सारे इमोशन, वो सारी खुशी जब हम मतलब बात कर रहे थे, जितनी भी खुशी थी, फ़ोन कटा नहीं, अपने अपने काम में वापस से बिजी, है ना। तो जब हम फ़ोन पे बात करते हैं तो हम बात तो तुरंत कर लेते हैं,
आंसर, जवाब, क्वेश्चन जो भी कुछ होता है, हमारे कम्युनिकेशन तुरंत तो हो जाता है, लेकिन वो सिर्फ हमें कुछ देर की खुशी देता है। राइटिंग इज डिफरेंट, लेकिन लिखना एक अलग चीज़ है। राइटिंग, even if it is a letter, not only conveys our present concern and views of the event taking place around us, but it becomes a possession that can be treasured and reread over the year with great abiding pleasure। देखो, लेकिन लिखने की बात ही अलग है। लिखना चाहे आप लेटर ही क्यों ना हो, है ना, वो सिर्फ हमारे प्रेजेंट कंसर्न को ही नहीं लिखता। मतलब हम सिर्फ लेटर में अभी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, या आज मैं वहाँ गया, कोई इवेंट के बारे में लिखे, है ना, हम उसमें सिर्फ लिख दे रहे हैं और वो पढ़ लिया, बात खत्म ही नहीं हो जाती। बट इट बिकम अ पोजीशन दैट कैन बी ट्रेजर्ड। हम इसको एज अ पोजीशन ट्रेजर्ड करके भी रख सकते हैं, इसको हम एज ए स्टोर करके भी रख सकते हैं, है ना, इसको हम अपने पास संभाल कर रख सकते हैं। लेटर क्या, अपने पास संभाल के रख लो, और जब भी आप इसको सालों साल बाद पढ़ोगे भी ना, तब भी आपको क्या, वही सेम अबाइडिंग प्लेजर, मतलब अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस दैट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपको अगर आप 5 साल बाद भी वो लेटर उठा के पढ़ोगे, तो आपको वही सेम फीलिंग, वही सेम प्लेजर फील होगा जो आपको 5 साल पहले हो रखा था, है ना। उस लेटर को पढ़ने में वही इमोशन, आपको सारे इमोशन रिमाइंड होंगे जो आपको 5 साल पहले हो रहे थे। फ़ोन पे बात करके क्या कि हाँ जी बात हो गई, ठीक है, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया, किसी को खुशी भी मिली, कुछ भी किया, बात हुई, इमोशन 10-5 मिनट रुके, ख़त्म, अपना अपनी लाइफ में सब बिजी हो गए। लेकिन लेटर के क्या, आप उसको जब जब पढ़ोगे आपको सेम प्लेजर फील होगा, है ना, समझ रहे हो। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में है, when did I write to you last? I have trouble even remembering। मैंने तुम्हें कब लास्ट लेटर लिखा था? बच्चे हो तो शायद अब मुझे याद भी नहीं है। In today's fast-paced world, we have become so addicted to instant communication that we prefer to use a telephone। आज की इतनी भागदौड़ भरी दुनिया में हम सब एडिक्ट हो चुके हैं, हम सबको लत लग गई है तुरंत कम्युनिकेट करने की, इसलिए हम टेलीफोन को चूज़ करते हैं। बट स्पीकिंग ऑन अ टेलीफोन ओनली गिव्स अस इमीडिएट बट फ्लीटिंग जॉय। लेकिन टेलीफोन पे बात करना सिर्फ हमें थोड़ी देर की खुशी देता है। राइटिंग इज़ डिफरेंट, लेकिन लिखने की बात ही अलग है। राइटिंग, इवन इफ इट इज़ अ लेटर, राइटिंग चाहे वो एक लेटर ही क्यों ना हो, not only conveys our present concern and views of the event that taking place around us, but it become a possession that can be treasured and reread over the year with great abiding pleasure। लेकिन लिखना, सिर्फ लिखने की तो बात ही अलग है, ये सिर्फ हमारे प्रेजेंट कंसर्न को ही नहीं लिखता। मतलब जब हम लिख रहे हैं तो सिर्फ उसमें हम आज की बात या कोई इवेंट के बारे में इतना ही नहीं लिख रहे, हम इसको मतलब एक पास होने का हम अनुभव फील कर सकते हैं, एक पोजीशन फील कर सकते हैं, और उसको हम अपने पास संभाल कर भी रख सकते हैं। और जब हम उसको सालों साल बाद भी पढ़ेंगे तो हमें वही सेम प्लेजर फील होगा जो सालों साल पहले जब हमने उसको फर्स्ट टाइम पढ़ा था तब हुआ था। ठीक है, ये पैरा अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, यू मे नॉट विश टू रीड इट ऑल राइट वे, बट perhaps a couple of decades or more from now you will pick up these jotting of mine again, and they will give you a deeper understanding of what I have done and the reason I pursued a life of service to our nation's farmer। You may not wish to read it all right way। देखो, शायद तुम्हें अभी पढ़ना इतना पसंद नहीं आ रहा होगा लेटर, बट लेकिन परहैप्स अ कपल ऑफ डिकेड, लेकिन कुछ साल बाद, एक्चुअली कपल ऑफ डिकेड, डिकेड का मतलब होता है 10 ईयर का टाइम, है ना, तो कुछ दशक बाद, कुछ 10 ईयर के कुछ ऐसे सालों बाद, आप ऐसे समझो कुछ सालों साल बाद या उससे ज़्यादा भी, जब भी यू विल पिक अप दिस जॉटिंग ऑफ माइंड, जॉटिंग का मतलब होता है ब्रीफ नोट, जब भी तुम मेरे इस ब्रीफ नोट को या जो भी मैं ये लेटर लिख रहा हूँ, जब भी तुम इसको कुछ टाइम बाद उठा के देखोगे ना, ऑफ माइंड अगेन,
दे विल गिव यू अ बेटर डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट आई हैव डन। तब तुमको एक्चुअली में समझ में आएगा कि मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है अपनी लाइफ में। ठीक है, शायद अभी तुमको नहीं समझ में आ रहा, अभी शायद तुमको लेटर पढ़ने का मन नहीं होगा, ऑलराइट, लेकिन कुछ टाइम बाद या कुछ सालों बाद या उससे ज़्यादा भी, कभी जब बहुत साल बाद जब तुम मेरे इस लेटर को वापस से उठा के देखोगे ना, तब तुम्हें इस लेटर का ना एक्चुअली में मीनिंग समझ में आएगा कि मैंने क्या किया है। हो सकता है अभी तुम इतने मैच्योर नहीं हो, कुछ टाइम बाद हो जाओगे, एक एज आ जाती है ना मैच्योरिटी की, जब तुम अपने उस मैच्योरिटी एज पे होगे, कुछ टाइम बाद जब तुम मेरे इस लेटर को पढ़ोगे तब समझ पाओगे कि मैंने क्या किया है। एंड द रीज़न आई परस्यूड मतलब फॉलो, एंड द रीज़न आई परस्यूड अ लाइफ ऑफ सर्विस टू आवर नेशंस फार्मर, और क्या वजह है कि मैंने अपनी लाइफ को जो हमारे नेशन, जो हमारे देश के किसान हैं, उनकी सेवा में लगा दिया। तब तुमको समझ में आएगा कि एक्चुअली मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है अपनी लाइफ में, और क्या वजह रही कि मैंने अपनी जो लाइफ है उसको जो देश के किसान हैं उनकी सेवा में लगा दिया। ठीक है, you will then discover in them a valuable reminder of days just before the world entered the 21st century। जब ये सारी चीज़ें पता चलेगी ना, तो फिर तुम्हें इसके बारे में ना डिस्कवर करोगे, तुमको एक वैल्यूएबल रिमाइंडर मिलेगा। कब का मिलेगा? जब हमारा जो देश था वो 21st सेंचुरी में एंटर कर रहा था। मतलब जब तुम इस लेटर को फिर डीपली पढ़ोगे ना, जब तुम्हें इसकी मतलब डीपली मीनिंग समझ में आएगा ना, मैंने क्या किया है, तो तुम एक तरीके से उस लाइफ में, उस टाइम में देखोगे कि मेरी शुरुआत एक्चुअली कहाँ से हुई थी। मेरी शुरुआत एक्चुअली वहाँ से हुई थी जब ये जो देश है 21st सेंचुरी में एंटर कर ही रहा था, तभी की बात है ये। ठीक है, एंड you may want to share my memories with those of your generation or even younger to provide a glimpse of the world your grandparents lived in and knew। और शायद, और you may want, हो सकता है कि तुम ये मेमोरीज को शेयर भी करना चाहो अपनी जनरेशन को या अपनी से छोटी जनरेशन को। हो सकता है जब तक तुम्हारे बच्चे हो चुके हो तो तुम अपने से छोटी जनरेशन को भी बताओ, और उनको बताओ कि तुम्हारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे ना, वो किस दुनिया में जिए हैं, उनकी जनरेशन क्या रही, वो मतलब एंड वो उस वर्ड को जानते थे। ठीक है, हो सकता है कि जब तुम शेयर भी करोगे हमारी ये मेमोरीज को अपनी जनरेशन के साथ और अपने से छोटी जनरेशन के भी साथ, ये बताओगे, ये शेयर करोगे कि तुम्हारे ग्रैंडफादर, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स ने क्या लाइफ जी है, किस लाइफ को, किस वर्ड को जानते हैं। तुम इस वर्ड की झलक, ग्लिम्स मतलब होता है एक झलक, जब तुम इस वर्ड की झलक भी अपने से छोटी जनरेशन या अपनी जनरेशन को देना चाहोगे। ठीक है, ये सारी मेमोरीज ओवरऑल आप शेयर करना चाहोगे। ठीक है, तो इस पूरे पैराग्राफ में मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। इस पूरे पैराग्राफ में दादाजी ने कहा है सिद्धार्थ से कि मतलब ये वर्गीश कुरियन ने कहा है अपने सिद्धार्थ से, अपने ग्रैंडसन से, कि हो सकता है शायद तुमको ये लेटर अभी मतलब पढ़ने का मन भी ना हो, या मतलब पढ़ना नहीं चाह रहे हो, इच्छा भी नहीं हो, लेकिन जब कुछ सालों बाद या उससे ज़्यादा भी जब तुम इस लेटर को वापस से उठा के देखोगे ना, मेरे इस लेटर को, तब तुमको इस लेटर का एक्चुअली मीनिंग समझ में आएगा कि मैंने अपनी लाइफ में क्या किया है और क्या वजह रही कि मैंने अपनी लाइफ को देश के किसानों की सेवा में लगा दिया। तब तुम इस चीज़ के बारे में जानोगे, तब तुमको एक वैल्यूएबल जानकारी मिलेगी उन दिनों की जब हमारा देश 21st सेंचुरी में एंटर कर ही रहा था। और तब तुम मेरी ये मेमोरीज को अपनी जनरेशन के साथ और अपने से छोटी जनरेशन के साथ भी शेयर भी करना चाहोगे। क्या कि तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स ने उस टाइम की मतलब उस टाइम को जिया है ना, उस टाइम की झलक अपनी बताना चाहोगे अपने से छोटी या अपनी जनरेशन को भी कि तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स उस जमाने के थे, उस जमाने में जो ये सारी चीज़ें हो रही थी।
ये सारी चीज़ें नीचे मिलेंगी आपको, ठीक है ना। इतना समझ में आ रहा है? चलो, इतना समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे। I started my working life soon after our country became independent. मैंने अपना जो काम है, मैंने अपनी जो वर्किंग लाइफ है तभी स्टार्ट कर दी थी जब हमारा देश तभी आज़ाद हुआ था। मतलब मैंने अपना काम करना तभी से शुरू कर दिया था जब ये हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। द नोबलेस्ट टास्क, नोबलेस्ट अच्छा काम है ना। The noblest task in those days was to contribute in whatever way we could towards building an India of our dream. देखो, उन दिनों की सबसे अच्छी बात थी कि हम इस देश के लिए जैसे चाहें वैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस देश को अपने सपनों का देश बनाने के लिए। इस देश को अपने सपनों का देश बनाने के लिए हमसे जैसे हो सकता है वैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वहाँ कोई ऐसा डिमांडिंग चीज़ नहीं थी, कोई हमें डिमांडिंग टास्क नहीं दिए गए थे कि तुम्हें देश के लिए ऐसे ही कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तुमको एग्जैक्टली यही करना पड़ेगा। नथिंग एट ऑल, वट एवर वी कैन डू, ठीक है। हम जो कर सकते हैं हम वो कर सकते हैं, मतलब वो वाली चॉइस थी हमारे पास। लेकिन हमें अपने देश को एक सपनों का देश बनाना था। कैसा सपनों का देश? A nation where our people would not only hold their head high in freedom. एक ऐसा देश जहाँ पे सिर्फ लोग आज़ादी से सर उठा के ना जिए, सिर्फ आज़ादी से सर उठा के ही नहीं जीना, बट वुड बी फ्री फ्रॉम हंगर एंड पॉवर्टी, बल्कि उनको भूख और गरीबी से भी मुक्ति मिल जाए। ऐसा सपनों का देश बनाना था कि वहाँ पे सिर्फ पीपल अपना सिर को आज़ादी से उठाकर ही नहीं जिए, बल्कि ये भूख और गरीबी से भी उनको छुटकारा मिले। ऐसा देश बनाना था। A nation where our people could live with equal respect and love for one another. ऐसा देश जहाँ पे people could live with equal respect, जहाँ पे लोग इक्वल रेस्पेक्ट के साथ रहें, मतलब सबको बराबरी की इज्जत मिले और सब एक दूसरे से प्यार करें। ऐसा सपनों का देश बनाना था। ऐसे सपनों का देश बनाने के लिए हम जैसे चाहें वैसे कंट्रीब्यूशन करें, सब चलेगा, ठीक है। कोई ऐसा डिमांडिंग टास्क नहीं था उन दिनों के टाइम पर। A nation that would eventually be counted among the foremost nation of the world. foremost होता है बच्चे लीडिंग। ऐसा देश बनाना था कि वो देश हमारा लीडिंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड में आए, मतलब हमारा टॉप में आए हमारा देश। हमको ऐसा देश बनाना था, है ना, लीड करने वाला देश बने हमारा भी, ठीक है। तो हम अपने देश को ऐसा बनाना चाहते थे कि दुनिया में हमारा देश भी एक लीडिंग नेशन बने, ठीक है। कि हमारे देश पे कोई लीड ना कर पाए, हमारा देश लीड कर पाए, तो हमारा देश लीडिंग नेशन बन जाए, ठीक है। It was then that I realized in humility that choosing to lead one kind of life means putting aside the desire to pursue other option. देखो, humility मतलब होता है modesty या quality of being humble. It was then, ये तब हुआ जब मैंने realize किया in humility, इंसानियत में, या जब मैं हम्बल होके जब मैंने सोचा, ये तब हुआ that choosing to lead one kind of this life, और मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर मुझे ये लाइफ जीनी है ना, अगर मैं चाहता हूँ कि हमारा देश ऐसा बने या मेरा कुछ हमारे देश के लिए कंट्रीब्यूशन हो, इसका मतलब रहेगा पुटिंग असाइड द डिज़ायर टू परस्यू अदर ऑप्शन। इसका मतलब रहेगा कि मुझे अपने हर एक अदर ऑप्शन को उठा के मुझे अपनी हर इच्छा को साइड कर देना पड़ेगा, मुझे अपनी हर इच्छा का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? जैसे कि आपको अगर इंजीनियर बनना है ना, और आपको पेंटिंग वगैरह सब कुछ आती, तो मेन फोकस आपका किस पर रहेगा? इंजीनियरिंग की पढ़ाई पर, है ना। फिर आप पेंटिंग सारे शौक उठा के एक जगह कर दोगे, आप कोई अदर ऑप्शन नहीं चुन सकते। आपके पास एक ऑप्शन है पेंटर बनने का, आपको पेंटिंग आती है, पेंटर बन सकते हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, इंजीनियर बन सकते हैं, है ना।
तो आप जो चीज़ करना चाहते हैं आपका मेन फोकस उस पर आएगा और फिर आपको बाकी की चीज़ें साइड करनी पड़ेंगी, है ना। सो यही था कि ये तब हुआ जब मैंने रियलाइज़ किया इन ह्यूमिलिटी, थोड़ा हम्बल होके कि अगर मुझे ये लाइफ को मतलब इस तरह की लाइफ को लीड करना है, दैट मीन्स कि पुटिंग असाइड द डिज़ायर टू परस्यू अदर ऑप्शन, तो फिर मुझे अपनी सारे डिज़ायर को जो अदर ऑप्शन को फॉलो करने के लिए सबको साइड करना पड़ेगा। दिस ट्रांसफॉर्मेशन टुक प्लेस विद इन मी 15 ईयर एगो। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव मेरे अंदर 50 साल पहले आ गया था। When I agreed to work for a small cooperative of daily farmer, जब मैंने एग्री किया, जब मैं इस चीज़ के लिए राज़ी हुआ कि मुझे छोटे डेली फार्मर के लिए काम करना है, who were trying to gain control over their life, जो कि अपनी लाइफ को कंट्रोल करना, जो कि अपनी लाइफ को ढंग से जीना सीख रहे थे। हाल ही देश आज़ाद हुआ था, है ना, और हाल ही सब लोग संभल रहे थे, हाल ही सब इन सब चीज़ों को मतलब अपने डेली यूज़ में अपनी आदतों में ले रहे थे, है ना। तो इन्होंने ये तैयार हुए उस स्मॉल कोऑपरेटिव ऑफ डेली फार्मर, ये उन छोटे किसानों के, डेयरी फार्मर दूध वाले टाइप, है ना, जो दूध का काम करते हैं, ऐसे डेयरी फार्मर के साथ काम करना इन्होंने स्टार्ट किया, जो कि अपनी लाइफ पे कंट्रोल लेना चाह रहे थे, ठीक है, अपनी लाइफ को आगे थोड़ा संभालना चाह रहे थे, ठीक है। इतना समझ आया? वंस इसके बच्चे एक बार रीड करना चाहिए। देन नहीं, ऐसे बता देती हूँ इसमें हमने क्या पढ़ा पहले, फिर जब हम शॉर्ट समराइजेशन देखेंगे वहाँ अच्छे से समझ लेंगे, है ना। सो आई स्टार्टेड माई वर्किंग लाइफ। अरे जब मैंने अपनी वर्किंग जो लाइफ थी वो जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके तुरंत बाद ही मैंने अपने काम करना शुरू कर दिया। उन दिनों की सबसे अच्छी बात क्या थी कि हम अपने देश को, अपने सपनों का देश बनाने के लिए जैसे चाहें वैसे कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, है ना। एक ऐसा देश जहाँ पे पीपल केवल अपना सर उठा के न जिए बल्कि उनको भूख से, उनको गरीबी से भी छुटकारा मिले। एक ऐसा देश जहाँ पे सबको बराबर का रिस्पेक्ट मिले और सब एक दूसरे से प्यार करें। एक ऐसा देश जो कि हमारा दुनिया के लीडिंग नेशन में काउंट हो, है ना। ये ऐसा तब हुआ जब मैंने रियलाइज़ किया हम्बल होके कि अगर मुझे ऐसी लाइफ चुननी है, अगर मुझे एक इस टाइप की लाइफ चुननी है, दैट मीन्स मुझे अपने अदर ऑप्शन को उठाकर साइड कर देना पड़ेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर कब आया? 50 साल पहले, जब मैंने एग्री किया स्मॉल कोऑपरेटिव ऑफ डेली फार्मर के साथ काम करना, जो कि अपनी लाइफ को कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे थे, ठीक है। टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, और अगर मैं सच कहूँ, सर्विस ऑफ द नेशंस फार्मर वर नॉट द करियर आई हैड एविंस्ड फॉर माई सेल्फ। एविजेंट मतलब होता है बच्चे एक्सपेक्ट, एक तरीके से एविजेंट का मतलब होता है इमेजिन और एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन इन अ पर्टिकुलर वे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्गीश कुरेन जी कह रहे हैं कि अगर मैं तुमको सच बताऊँ ना, तो देश के किसानों की सेवा करना या इनके लिए कुछ करना एक्चुअली ये मेरा करियर नहीं था। ये तो मैंने अपने लिए सोचा भी नहीं था कि मैं कुछ ऐसा करूँगा, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में यही करना है कि मुझे देश के किसानों की सेवा करना है या ऐसा कुछ करना है। बट समहाउ, लेकिन न जाने कैसे, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स स्वेप्ट मी along and put me in a certain time with a choice that would transformed my life। लेकिन लगातार कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट होते गए और कुछ मेरी लाइफ में ऐसा टाइम आता गया कि मेरी लाइफ इसी ट्रैक पे आती गई, है ना। लेकिन लगातार कुछ ना कुछ मेरे साथ ऐसा होता गया, मेरी लाइफ मेरा एक टाइम मतलब मुझे एक सर्टेन टाइम में ला के रख दिया, है ना, विद अ चॉइस, इस चॉइस के साथ। और इसने फिर क्या किया, मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया, मेरी लाइफ को फिर इसी ट्रैक पे ले आया। आई कुड हैव परस्यूड अ कैरियर इन मेटलर्जी एंड बिकम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ लार्ज कंपनी। देखो, शायद मैं अपना कैरियर फॉलो कर सकता था, मतलब ये बता रहे हैं कि अगर मैं देश के नेशन कह रही हूँ,
अगर मैं नेशन के फार्मर्स के लिए कुछ नहीं करता या मेरा अगर कोई देश के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं रहता तो मैं अपना क्या करियर चूज़ करता। तो बता रहे हैं मैं अपना मेटलर्जी में अपना कैरियर चूज़ करता और बिकेम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ लार्ज कंपनी, और मैं बड़ी बड़ी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव होता और ऑप्टेड फॉर अ कमीशन इन द इंडियन आर्मी, मे बी रिटायर्ड एज जनरल, और मैं इंडियन आर्मी में भी कुछ कर सकता था, हो सकता है मैं रिटायर भी हो गया होता, और आई कुड हैव लेफ्ट फॉर द यूएस, हो सकता है शायद मैं यूएस चला जाता एंड गॉन ऑन बिकम अ हाईली सक्सेसफुल एनआरआई भी हो सकता था ना, येट लेकिन फिर भी आई चूज नन ऑफ दीज बिकॉज समवेयर डीप डाउन आई न्यू आई कुड मेक अ मोर मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन बाय वर्किंग हेयर इन आनंद गुजरात। लेकिन मैंने इनमें से कुछ भी चूज नहीं किया बिकॉज क्योंकि समवेयर कहीं ना कहीं डीप डाउन मेरे अंदर से कहीं आई न्यू मैं जानता था आई कुड मेक अ मोर मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन, मैं इनमें से शायद इससे भी कहीं ज़्यादा मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ यही आनंद में काम करके, जो कि आनंद गुजरात में है। लेकिन मैंने इनमें से ऐसा कुछ भी चूज़ नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जानता था कि मैं यही आनंद में रहकर अपना इससे कहीं ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इस नेशन को दे सकता हूँ यहीं पर काम करके। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चे? इतने में किसी को कोई डाउट? चलिए, अगर नहीं है तो हमने इस पैरा में क्या पढ़ा देखेंगे, वो कहाँ गया। लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो देश के किसानों के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करना, इनकी सेवा करना, ये मैंने अपने करियर चूज़ नहीं किया था, इवन एक्सपेक्ट भी नहीं किया था अपने लिए कि मैं कुछ ऐसा करूँगा। लेकिन कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में ऐसा होता गया, मेरे को एक ऐसे समय पे ला के रखा कि मेरी लाइफ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई, है ना। लेकिन अगर मैं ये नहीं करता, ये कंट्रीब्यूशन नहीं देता नेशन के लिए, तो मैं क्या करता, मैं अपने कैरियर को मेटलर्जी में बनाता और शायद किसी बड़ी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव होता, है ना। या फिर हो सकता है मैं इंडियन आर्मी में होता, रिटायर्ड भी हो गया होता, ऐसे जनरल रिटायर्ड हो गया होता, है ना। या फिर मैं यूएस चला गया होता और एक मैं बड़ा सक्सेसफुल एनआरआई बन गया होता। लेकिन मैंने इनमें से कुछ भी चूज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि अंदर से कहीं ना कहीं मैं जानता था कि मेरा इससे और ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है यही आनंद गुजरात में रहकर काम करके। इतना समझ आया बच्चे? अच्छे से समझ आया? इसमें किसी को कोई डाउट है? अगर नहीं है तो नेक्स्ट आगे मूव करेंगे। योर ग्रैंड मदर टू मेड एज इम्पॉर्टेंट चॉइस, जो तुम्हारी ग्रैंड मदर थी, जो तुम्हारी दादी थी, उनका भी जो फैसला था बहुत इम्पोर्टेंट था। उन्होंने भी एक चॉइस करी। क्या चॉइस करी? शी न्यू इन दोज डेज लाइफ इन आनंद कुड नॉट ऑफर इवन द सिंपल कंफर्ट दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड टुडे। देखो, जो आपकी दादी थी वो जानती थी कि उन दिनों आनंद में रहकर वो कंफर्ट जो आज हमें आसानी से मिल जाते हैं ना, वो कंफर्ट भी उनको नहीं मिल सकते थे। वो ऐशो आराम, वो आरामदायक ज़िंदगी जो आज हमें बहुत आसानी से मिल जाती है, उन दिनों में उनको वो भी नहीं दे सकता था। लेकिन फिर भी however she ardently supported my choice to live and work in आनंद। लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ, ardently का मतलब होता है in a way that shows strong feeling, लेकिन उन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ मेरी चॉइस को, मेरा मन था कि मैं यही आनंद में रह के काम करूं, है ना, इस देश के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करूं। लेकिन मेरी दादी ने कोई चूं चां करके, मतलब ये नहीं बोला था नहीं तुम ये नहीं करोगे या मुंह बना के, उन्होंने मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ सपोर्ट किया। उनको पता था यहाँ उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगे, यहाँ उनको वो सारे कंफर्ट्स नहीं मिल पाएंगे, है ना। लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी जो चॉइस थी उसको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ सपोर्ट किया और यही आनंद में रही, आनंद में काम किया। ठीक है। द चॉइस ऑफ योर ग्रैंडफादर टू स्टैंड बाय मी, ग्रैंडमदर सॉरी,
द चॉइस ऑफ योर ग्रैंड मदर टू स्टैंड बाय मी हैज़ गिवन मी एन एवर लास्टिंग स्ट्रेंथ। तुम्हारी जो ग्रैंड मदर, जो तुम्हारी दादी का ये जो फैसला था ना मेरे साथ यहीं रहना, इसने तो मुझे एवर लास्टिंग स्ट्रेंथ दी। इसने तो मुझे एवर लास्टिंग मतलब लास्ट तक ये मेरी ताकत बन के रही, लाइक ऐसा। ऑलवेज इंश्योरिंग दैट आई शोल्डर्ड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी विद पोइज। पोइज का मतलब होता है इन अ काम एंड कॉन्फिडेंट मैनर। वो हमेशा इस चीज़ को इंश्योर करती रही कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक कॉन्फिडेंट मैनर के अंदर मतलब परफॉर्म करूँ, मैं अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाऊँ। उन्होंने कभी मेरे डिसीजन के खिलाफ नहीं गई, उन्होंने मुझे हर जगह सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे हमेशा एक इंश्योरेंस किया, हमेशा मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक कॉन्फिडेंटली निभा पाऊँ। ठीक है, देखो इस पैरा में एक बार देख लें हमने क्या देखा। इस पैरा में वर्गीश कुरियन जी बता रहे हैं अपने ग्रैंडसन को कि जो तुम्हारी दादी थी ना, उनका फैसला भी बड़ा इम्पोर्टेंट था। क्या कि वो जानती थी कि आनंद में रह के उनको सिंपल सादा छोटे से छोटे कंफर्ट भी जो आजकल हम यूं ही ले लेते हैं, उनको वो कंफर्ट भी नहीं मिल सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी दृढ़ता के साथ मुझे सपोर्ट किया, मेरी चॉइस को सपोर्ट किया, यही आनंद में रहने के लिए और आनंद में काम करने के लिए। जो तुम्हारी ग्रैंड माँ का ये जो फैसला था ना मेरे साथ रहना, वो मेरी लास्ट तक ताकत बना और वो मुझे हमेशा इंश्योर करती रही कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से पूरा करूं या निभाऊं। ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, आई होप बहुत आपको अच्छे से क्लियर भी हो रहा होगा। चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है जी, wherever I receive my recognition for my contribution towards the progress of our country। जब कभी भी मुझे कोई भी रिकॉग्नाइजेशन मिलता मेरे कंट्रीब्यूशन के लिए जो कि मैंने इस कंट्री की प्रोग्रेस में दिया, कोई इनाम मिलता, कोई मेडल मिलता, कोई रिकॉग्नाइजेशन मिलता जो मैंने कंट्रीब्यूट किया है इस देश की प्रोग्रेस के लिए, I always emphasize that it is a recognition of the achievement of many people with whom I had the privilege to be associated with। मैं हमेशा इस रिकॉग्नाइजेशन को मतलब ये मेरे लिए था, मुझे मिलता था, लेकिन मैं हमेशा ये बोलता था ये अवार्ड, ये जो रिकॉग्नाइजेशन है, ये सिर्फ मेरी अचीवमेंट नहीं है, ये उन लोगों की भी अचीवमेंट है जिन्होंने मेरे साथ मेरी हेल्प करी, वो जो मेरे साथ खड़े रहे। ये सिर्फ मेरे अकेले का अचीवमेंट नहीं है, ये मेरे अकेले का, मैंने कभी ये नहीं बोला कि ये मेरे कभी अकेले का मेडल है, ये उन सब का मेडल है, उन सब का इनाम है जो मेरे साथ खड़े रहे मेरे इस काम में। I would like to stress even more strongly that my contribution has been possible only because I have constantly adhered to certain value। adhered होता है to continue to support। और मैं इस चीज़ को खुल के बोल सकता हूँ, मैं इस चीज़ को बड़ा स्ट्रेस करके बोल सकता हूँ, बहुत दृढ़ता से बोल सकता हूँ कि ये जो कंट्रीब्यूशन मेरा तभी पॉसिबल हुआ जब मैं अपने कुछ वैल्यूज़ पे डटा रहा। वैल्यूज़ हमारी कुछ प्रिंसिपल है ना, जैसे कुछ वैल्यूज़ होती हैं ना, जैसे हमारे कुछ प्रिंसिपल, कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, मेरे कुछ उसूल हैं टाइप ऐसा, तो मैं उन उसूलों पे डटा रहा। Values that I have inherited from my parents and other family and elders। वैल्यूज़ मतलब वो जो प्रिंसिपल हैं जो कि मुझे मेरे पेरेंट्स से मिले और घर के और बड़े फैमिली मेम्बर्स से मिले हैं। वैल्यूज़ दैट आई सॉ इन माई मेंटर एंड सपोर्टर हेयर इन आनंद। वो वैल्यू जो कि मुझे मेरे मेंटर में, मेरे सपोर्टर में दिखती है, जो कि आनंद में है, त्रिभुवन दास पटेल। ठीक है, ये इनके मेंटर हैं, ये इनके सपोर्टर हैं, त्रिभुवन दास पटेल, जिनसे इनको मेनली ये वैल्यूज़ मिली हैं, है ना। मतलब ये कुछ रूल होते हैं, नहीं ये गलत है बच्चे, आपको ये लाइफ में कभी नहीं करना चाहिए टाइप ऐसे। ठीक है, आई हैव ऑफ्टन स्पोकन ऑफ इंटीग्रिटी एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस वैल्यूज, रियलाइजिंग दैट इंटीग्रिटी होता है ऑनेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल। देखो
आई ऑफ्टन स्पोकन ऑफ इंटीग्रिटी, मैं हमेशा इंटीग्रिटी के बारे में बात करता हूँ कि वैल्यूज़ के अंदर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है ना, हमारे उसूलों में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना, वो है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब होता है ऑनेस्ट रहना और अपने प्रिंसिपल पे स्ट्रॉन्ग बने रहना, ये सबसे बड़ी इंटीग्रिटी है। Realizing that integrity, okay, and personal integrity at that is being honest to yourself। और सबसे बड़ी इंटीग्रिटी और सबसे बड़ी एक चीज़ है कि हमें दूसरों के साथ ऑनेस्ट रहने से पहले खुद के साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए, है ना। इफ़ यू आर ऑलवेज ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, इट डज नॉट टेक मच एफर्ट्स इन ऑलवेज बीइंग ऑनेस्ट विद अदर। अगर तुम खुद के साथ ऑनेस्ट हो ना, तो तुमको दूसरों के साथ ऑनेस्ट होने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इफ़ यू ऑलवेज ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, इट डज नॉट टेक मच मोर एफर्ट्स इन ऑलवेज बीइंग ऑनेस्ट विद अदर। अगर खुद के साथ ऑनेस्ट हो तो तुम्हें दूसरों के साथ ऑनेस्ट होने के लिए फिर इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें हमने पैराग्राफ में क्या देखा बच्चे, कि जब भी मुझे कोई रिकग्नाइजेशन मिलता, जो मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन रहा इस देश के लिए, मैं हमेशा कहता कि ये रिकग्नाइजेशन सिर्फ मेरा अकेले का नहीं है, ये उन सब लोगों का है जिन लोगों ने मुझे इस कंट्रीब्यूशन में सपोर्ट किया है। और मैं इस चीज़ को तो बड़ा स्ट्रांगली कह सकता हूँ कि कंट्रीब्यूशन मेरा ये तभी पॉसिबल हुआ जब मैं अपनी सर्टेन वैल्यूज़ पे एडर्ड रहा, बना रहा, डटा रहा। वैल्यूज़ जो कि मुझे अपने पेरेंट्स से मिली है और अपनी फैमिली मेम्बर में बड़े लोगों से मिली हैं। वो वैल्यू जो मैंने अपने मेंटर में, सपोर्टर में देखी यहाँ पे आनंद में, वो है मेरे त्रिभुवन दास पटेल, ठीक है। मैं हमेशा इंटीग्रिटी के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, जो कि वैल्यू में सबसे ज़्यादा है। इंटीग्रिटी क्या, ऑनेस्ट रहना और अपने मॉरल्स पे डटे रहना बहुत स्ट्रांगली। और सबसे बड़ी इंटीग्रिटी है कि अपने साथ सच्चा रहना, अपने साथ ईमानदार रहना। अगर तुम खुद के साथ ऑनेस्ट हो तो तुमको दूसरों के साथ ऑनेस्ट होने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, I have also learned what I am sure you too will find out someday. Life is a privilege and to waste it would be wrong। देखो, और मैंने जो सीखा, मैं श्योर हूँ कि ये तुम्हारे एक न एक दिन काम आएगा। क्या, कि लाइफ एक हमारा ऐसा प्रिविलेज है, एक ऐसा मौका है जिसे हमें कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए गलत चीज़ों के लिए, ठीक है। अगर हम इसको वेस्ट करें तो ये फिर बहुत गलत बात है। हमें जो लाइफ मिली है, एक ऐसा मौका मिला है जिसे कि हमें वेस्ट करेंगे, अगर हम ये लाइफ यूं ही वेस्ट कर रहे हैं तो फिर इससे गलत कुछ और नहीं है, फिर ये फिर गलत बात है। इन लिविंग दिस प्रिविलेज कॉल्ड लाइफ, इन प्रिविलेज में रहना, इस मौके में रहना, यही तो जिंदगी है। यू मस्ट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सेल्फ, ऑलवेज यूज योर टैलेंट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी एंड कंट्रीब्यूट समहाउ टू कॉमन गुड। देखो, हमें खुद के साथ जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहले तो हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। पहले खुद के लिए जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें अपने टैलेंट को, अपनी काबिलियत को किसी अच्छे काम में लगाना चाहिए, कॉमन गुड में लगाना चाहिए, ठीक है। कॉमन गुड विल प्रेजेंट इटसेल्फ टू यू इन मैनी फॉर्म। ये जो हमारा अच्छा काम है ना, ये हमारे अंदर होता ही है, बहुत तरीके से होता है। अच्छे कामों में हम कैसे लगा सकते हैं, एवरी डे, हर दिन हमें दिखता है। जैसे इफ़ यू लुक अराउंड यू, यू विल फाइंड देयर इज़ लॉट ऑफ वेटिंग टू बी डन। अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी करने को। जैसे योर फ्रेंड मे नीड सम हेल्प, हो सकता है तुम्हारे फ्रेंड को तुम्हारी कोई ज़रूरत हो, उसको हेल्प कर दो, है ना। योर टीचर कुड बी लुकिंग फॉर अ वॉलंटियर, हो सकता है तुम्हारे किसी टीचर को एक वॉलंटियर की ज़रूरत हो। और अ कम्युनिटी यू लिव इन विल नीड टू यू मेक अ कंट्रीब्यूशन, हो सकता है तुम जिस कम्युनिटी में रह रहे हो वहाँ तुम्हारे किसी कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत हो। आई होप दैट यू टू विल डिस्कवर एज आई डिड, मुझे आशा है तुम इन सब चीज़ों को ज़रूर खोजोगे, जो मैंने किया है वो सब चीज़ें तुम ज़रूर करोगे। मतलब
आई होप दैट यू टू विल डिस्कवर एज, मतलब एक चीज़ और जो मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने डिस्कवर की है, दैट फेलियर इज़ नॉट अबाउट सक्सीडिंग। फेल होना, सफल ना होने का मतलब नहीं है कि तुम सफल नहीं हुए तो तुम फेल हो गए, है ना। अगर तुमने किसी चीज़ में तुम किसी चीज़ में पास नहीं हुए हो तो इसका मतलब तुम फेल हो गए नहीं। Rather, it is about not putting in your best effort and not contributing, however modestly, to the common good. देखो, फेल होना वो नहीं है कि तुम पास नहीं हुए तो फेल हो गए। फेल होना तब है कि जब तुमने अपना बेस्ट एफर्ट नहीं दिया, बेस्ट कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। देखो, अगर तुम अच्छे से पढ़े हो, फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई करी है ना, बहुत अच्छे से तुम सारा कुछ याद करके गए और उसके बाद तुम्हारे मार्क्स कम आए, दैट डजंट मीन कि तुम फेल हो गए। फेल तुम कब होते कि जब तुम्हारे नंबर भी कम आ रहे हैं और तुमने ढंग से पढ़ाई भी नहीं की, दैट मीन्स तुम सच में फेल हो। लेकिन जब तुमने अपने जब तुमने ढंग से पढ़ाई की उसके बाद नंबर कम आए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छे नंबर आ जाएंगे, है ना। सो फेलियर इज नॉट अबाउट सक्सीडिंग। सफल ना होना फेलियर की निशानी नहीं होती, रेदर बजाय इसके इट इज़ अबाउट नॉट पुटिंग इन योर बेस्ट एफर्ट एंड नॉट कंट्रीब्यूटिंग। मतलब फेलियर होना तो उससे बोलेंगे कि तुमने अपना बेस्ट एफर्ट ही नहीं दिया या कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं दिया। हाउ मॉडेस्टली टू बी द कॉमन गुड, किसी अच्छे काम के लिए। ठीक है, इतना समझ आया। चलो, इतना समझ आया तो इस पैराग्राफ में देखो जी क्या देखा हमने। मैंने एक चीज़ और सीखी, मुझे मतलब मैं श्योर हूँ कि तुम्हारे भी काम आएगी। क्या कि ये जो लाइफ है ना, ये हमें एक मौके की तरह मिली है, इसको वेस्ट कर देना बहुत गलत बात होगी। जीने के अंदर ये जो लाइफ है ना, ये जो मौका है ना, इसी को तो लाइफ कहते हैं। यहाँ पे तुम्हें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को सबसे पहले खुद के लिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अपने टैलेंट को, अपनी एबिलिटी को बेस्ट चीज़ों में लगाओ, अच्छी चीज़ों में लगाओ और अच्छी चीज़ों में कंट्रीब्यूशन करो। अच्छी चीज़ें तुम्हें अपने आसपास दिखी जाएंगी हर दिन। जैसे अगर तुम आसपास देखोगे तो बहुत कुछ है करने के लिए, है ना। तुम्हारे फ्रेंड को हो सकता है तुम्हारी ज़रूरत हो सकता है तुम्हारे किसी टीचर को एक वॉलंटियर की ज़रूरत हो सकता है जिस कम्युनिटी में तुम रह रहे हो वहाँ तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत हो, है ना। और मैं आशा करता हूँ तुम ऐसा ज़रूर करोगे। और एक चीज़ और, फेल होना कभी भी सफल ना होने की निशानी नहीं है। मतलब फेल होना कभी भी सफल ना होना नहीं है, बल्कि फेल होना वो है कि तुमने अपना बेस्ट एफर्ट नहीं दिया, बेस्ट कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, है ना, किसी अच्छे काम के लिए। ठीक है, इतना समझ आया? अगर इतना समझ में आया तो नेक्स्ट आगे मूव करेंगे बच्चे। इन लाइफ यू टू विल डिस्कवर एज आई डिड दैट एनीथिंग कैन गो रॉन्ग एट एनी टाइम एंड मोस्टली डज। और इस लाइफ में तुम एक बात ज़रूर महसूस करोगे जो मैंने भी करी है, कि ज़िंदगी में एनीथिंग कैन गो रॉन्ग, कुछ भी गलत हो सकता है किसी भी टाइम, और सबसे ज़्यादा होता ही है ना। लाइफ में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, और शायद तुम भी करोगे, कि लाइफ में कभी भी कुछ भी गलत हो सकता है और ज़्यादातर होता ही है। येट देयर इज़ अ लिटिल कोरिलेशन a connection between two or more thing, है ना। तो देयर इज़ अ लिटिल कोरिलेशन, बहुत छोटा सा एक रिलेशन है या ना के बराबर समझो, बिटवीन द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ पीपल लिव्स एंड हाउ हैप्पी दे आर। मतलब इस चीज़ में बहुत ना के बराबर एक रिलेशन है कि पीपल किस तरीके से जी रहे हैं और कैसे खुश हो रहे हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ अस कंपेयर आवर सेल्फ विद समवन वी थिंक इज हैप्पियर। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, अपने को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं कि देखो ना दूसरा कितना खुश है। दूसरा रिलेटिव, जैसे तुम्हारा कोई रिश्तेदार, एक्विंटेंस मतलब कोई तुम्हारा जान पहचान वाला, और ऑफ्टन समवन वी बैरली नो, या हो सकता है वो भी जिसको कि हम शायद जानते भी ना हो, है ना। बस हमने कोई सोशल मीडिया पे फोटो देखा, मतलब उसने स्माइल करके लगा दिया हाय ना, खुश है। अरे उसके लाइफ को ज़रा डीपली देखो नहीं, तो उसके लाइफ में 17 टेंशन होंगे और शायद आपसे भी ज़्यादा, है ना।
But when we start looking closely, we realize that we saw our only image of perfection. लेकिन जरा उनकी लाइफ में, मैंने वही कहा ना, जरा उनकी लाइफ में झांक के देखो, अगर जरा उनकी लाइफ में गौर से देखो तो तुमको पता चलेगा कि वो एक्चुअली में खुश नहीं है, वो सिर्फ एक परफेक्शन की इमेज दिखा रहे हैं आपको, है ना. And that will help us understand and cherish what we have rather than what we don't have. और ये चीज़ पता है हमें क्या समझने में मदद करेगी फिर, कि हमारे पास जो चीज़ है ना उसके लिए चेरिश करो, उसके लिए खुशियाँ मनाओ, ना कि उन चीज़ों के लिए जो कि दैट वी डोंट हैव, जो कि हमारे पास है ही नहीं. गेट इट? कि and that will help us understand and cherish what we have rather than what we don't have. और हमें उन चीज़ों के लिए, मतलब उन चीज़ों के लिए खुश होना चाहिए जो कि हमारे पास है, ना कि उन चीज़ों के लिए जो कि हमारे पास है ही नहीं. ठीक है. तो हमने जी इस पैराग्राफ में क्या देखा कि इस लाइफ में तुम भी एक दिन डिस्कवर करोगे, तुम भी एक दिन ये चीज़ जानोगे, मैंने तो जानी है कि ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी गलत हो सकता है, और ज़्यादातर तो मैं कह रहा हूँ होता ही है ना. लेकिन लोग कैसे जीते हैं और वो कैसे खुश होते हैं, इसके बीच में एक ना के बराबर का रिलेशन है ना. लोग कैसे जी रहे हैं और लोग कैसे खुश हो रहे हैं, इसके बीच में हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं. यार देख वो कितना खुश है, हमारे कोई रिलेटिव, हमारा कोई जान पहचान वाला, और कभी कभी तो हम उन लोगों के साथ भी कंपेयर करते हैं जिनको हम शायद ही जानते हो, है ना. लेकिन जब हम उनकी लाइफ को करीब से देखें तो हम क्या रियलाइज़ करेंगे कि एक्चुअली में वो जो दिखा रहे हैं वो तो सिर्फ एक परफेक्शन की इमेज है, परफेक्ट होने का दिखा रहे हैं कि हम कितना परफेक्ट है. हमारी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं है. एक्चुअली झाँक के देखो तो तुमसे भी ज़्यादा 200 दुख मिल जाएंगे उनकी लाइफ में, है ना. तो हमें ये चीज़ क्या समझने में मदद करती है कि हमारे पास जो है ना उसके लिए खुश हो जाओ, ना कि उस चीज़ों के लिए दुखी होने की बजाय कि क्या हमारी लाइफ में नहीं है. इतना बराबर है. चलो नेक्स्ट सीखेंगे. डू यू रिमेंबर व्हेन यू accompanied me at the magnificent ceremony in Delhi where our president awarded me the Padam Vibhushan in 1999? क्या तुमको याद है जब तुम मेरे साथ एक सेरेमनी में गए थे दिल्ली में, जब प्रेसिडेंट ने मुझे पद्म विभूषण का अवार्ड दिया था 1999 में. With great pride, you slipped the medal around your neck, looked at it in awe and asked me very innocently if you could keep it. और तुमने बड़े घमंड से वो मेडल अपनी गले में पहन लिया था और तुमने मुझसे बड़ा मासूमियत से पूछा था कि क्या इसे मैं रख लूँ. डू यू रिमेंबर द आंसर योर ग्रैंडमदर एंड आई गेव यू? और तुम्हें याद है मैंने और तुम्हारी दादी ने तुमको क्या जवाब दिया था? वी टोल्ड यू दैट ऑफ कोर्स दिस मेडल वॉज योर्स एज मच एज वॉज माइन, बट दैट शुड नॉट बी सेटिस्फाइड इन मैरली कीपिंग माई अवार्ड. कि बिल्कुल तुम रख लो, ये जितना मेरा है ये उतना ही तुम्हारा है, लेकिन ये तुमको सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, क्योंकि एक्चुअली मतलब मेरा अवार्ड अगर तुम अपने पास रखोगे तो इससे तुमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी. द चैलेंज बिफोर यू वॉज टू अर्न योर ओन अवार्ड फॉर द वर्क दैट यू डिड इन योर लाइफ टाइम. तुम्हें इससे ज़्यादा खुशी मिलेगी जब तुम अपनी लाइफ में कुछ ऐसा काम करके ये मेडल कमाओगे, है ना. तुम भले ही इसको रख लो, लेकिन मेरा मेडल, मेरा अवार्ड रखोगे तो ये तुमको सेटिस्फेक्शन नहीं देगा. चैलेंज क्या है कि तुम खुद अर्न करो अपने खुद के इनाम को, है ना. जो अपनी ज़िंदगी में तुम अपने खुद के इनाम को अर्न करोगे, जो वो सेटिस्फेक्शन देगा वो तुम्हें, पर मेरा मेडल सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, है ना. तो हमने इस पैराग्राफ में क्या देखा जी कि तुमको याद है, मतलब वर्गिश कुरियन अपने ग्रैंडसन से बोल रहे हैं, तुमको याद है तुम मेरे साथ एक सेरेमनी में गए थे दिल्ली में जहाँ पे मुझे पद्म विभूषण का अवार्ड मिला था, है ना. और तुमने बड़े प्राइड के साथ, बड़े घमंड के साथ, बड़े प्राउड के साथ तुमने वो मेडल अपने गले में पहन लिया था, और तुमने मेरी तरफ देख के, मतलब एक क्यूट सा तरीके से देख के और मुझसे बड़ा मासूमियत से पूछा था मैं इसे रख लूँ. और तुमको पता है मैंने और तुम्हारी दादी ने क्या जवाब दिया था? हमने बोला था बिल्कुल रख लो,
ये मेडल जितना मेरा उतना ही तुम्हारा है, लेकिन ये तुमको सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, मेरा अवार्ड रखने से तुमको सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। द चैलेंज बिफोर यू तब तक नहीं देगा जब तक तुम खुद का अवार्ड नहीं कमा लोगे अपनी लाइफ में कुछ करके, है ना। एंड इन द एंड, और लास्ट में, इफ वी आर ब्रेव इनफ टू लव, if we are brave enough to love, strong enough to rejoice in another's happiness, and wise enough to know there is enough to go around for all, then we would have lived our life in the fullest। और लास्ट में, अगर हम काफ़ी हैं दूसरों से प्यार करने के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, है ना, दूसरों के सुख को देखकर अगर हम सुखी हो सकते हैं, अगर हम इतना समझ सकते हैं कि लाइफ में हमारे आसपास जो है वो इनफ है, दैट मीन्स कि हम अपनी ज़िंदगी को बड़े सुख से जी सकते हैं। मतलब अगर हम दूसरों से प्यार कर सकते हैं, दूसरों की खुशी में खुश हो सकते हैं, और अगर हम इस चीज़ को बड़ा अच्छे से समझ जाएं कि हमारे पास जो है सब अच्छा है, सब भरपूर है, तब हम अपनी लाइफ को एकदम फुलेस्ट जी सकते हैं। तब सोचो कि हमने अपनी लाइफ अच्छे से जी है, हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है, आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस म्यूजिंग्स थॉट और समथिंग वन हैज़ बिन थिंकिंग अबाउट केयरफुली फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब ये मेरा थॉट या मेरी कोई थिंकिंग जो मैं बहुत लंबे टाइम से सोच रहा था तुमसे शेयर करने के लिए। तो आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस म्यूजिंग्स टू यू। मैं ये सारी थिंकिंग, ये सारे थॉट्स तुमको देना चाह रहा था, तुमको डेडिकेट करना चाह रहा था, तुमसे शेयर करना चाह रहा था सिद्धार्थ। एंड टू द मिलियन ऑफ द अदर चिल्ड्रन ऑफ योर जनरेशन इन आवर कंट्री। तुमसे और बहुत सारे मिलियंस बच्चे से जो तुम्हारी जनरेशन के हैं हमारे इस देश की। इन द होप, इस आशा में, that upon reading them you will be inspired enough to go bravely out in the world and work tirelessly in your chosen field for the larger good for our country। इस आशा में कि जब भी तुम इसको पढ़ोगे, मतलब ये सारी जो मैंने तुमसे बात करी, ये बात मैं तुमसे बहुत टाइम से शेयर करना चाह रहा था तुमसे और इस देश की तुम्हारी जनरेशन के मिलियंस बच्चों से, बहुत सारे बच्चों से, इस आशा में कि जब भी तुम इस चीज़ को पढ़ोगे तुम इससे इतने इंस्पायर होगे और अपनी दुनिया में ब्रेवली, बहादुरी के साथ आगे बढ़ोगे और हर काम को, देश के लिए जो काम अच्छा है, ह्यूमैनिटी के लिए जो काम अच्छा है, उसको तुम बिना थके उस ऐसे फील्ड को चूज करोगे और बहुत अच्छा काम करोगे। रिमेंबर, याद रखना, रिवॉर्ड्स दैट्स कम टू यू, इनाम तो तुम्हारे पास आएंगे, देन आर ओनली ट्रू रिवॉर्ड्स फॉर लाइफ वेल स्पेंट। देखो, रिवॉर्ड्स तो बहुत कमा लिए जाते हैं, लेकिन असली इनाम वो है जब तुमने अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिया, है ना। द ट्रू रिवॉर्ड फॉर अ लाइफ वेल स्पेंट, लेकिन अच्छा, एक सच्चा रिवॉर्ड वही है, सच्चा इनाम वही है जो तुम अपनी लाइफ को तुमने अच्छे से जिया, दूसरों की भलाई के लिए जिया। ठीक है। विद माई फॉन्डेस्ट लव, मेरे बहुत सारे प्यार के साथ, योर, उन्होंने अपना नाम भी लिखा है, फिर नीचे लिखा है दादा वर्गीश कुरेन। ठीक है, उनका ये सिग्नेचर है, फिर नीचे लिखा है ऐसा योर करके, क्या, फिर नीचे दादा लिखा है, नीचे लिखा है फिर वर्गीश कुरेन। ठीक है जी, ये है हमारा लेटर। आई होप बच्चे बहुत अच्छे से ये लेटर आपको हो गया होगा क्लियर। अगर क्लियर हो गया तो हम देखेंगे फिर इसका एक शॉर्ट सा समराइजेशन। शॉर्ट समराइजेशन देखने का फ़ायदा क्या फ़ायदा है कि जब भी हम इस चैप्टर का मतलब एक फट से पूरा समझ में आ जाएगा ना कि अच्छा ये था, हमने ये पढ़ा था, सारा कुछ रिमाइंड हो जाएगा, फट से सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखो स्टार्ट करेंगे, तो बच्चे स्टार्ट करेंगे। टू माय ग्रैंडसन, मेरे बेटे के लिए, माय डियर सिद्धार्थ, मेरे प्यारे बेटे सिद्धार्थ, व्हेन डिड आई राइट, पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ देती हूँ फिर उसका मतलब बता दूंगी। When did I write to you last? I have trouble even remembering. In today's fast-paced world, we have become so addicted to instant communication that we prefer to use a telephone. इतना ठीक है। देखो, मुझे तो शायद याद भी नहीं कि मैंने तुमको कब लास्ट लेटर लिखा था, मतलब याद भी करने में दिक्कत हो रही है
कि मैंने तुमको लास्ट कब लेटर लिखा था। लेकिन आज के इस जल्दबाजी की दुनिया में हम सब लोगों को कितना लत लग गई है ना एकदम तुरंत कम्युनिकेशन करने की। इसलिए हम टेलीफोन चूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम टेलीफोन को प्रेफर कर सकते हैं। बट स्पीकिंग ऑन द टेलीफोन ओनली गिव्स अस इमीडिएट बट फ्लीटिंग जॉय। लेकिन तुरंत मतलब टेलीफोन पे बात करना हमको तुरंत तो बात हो जाती है, लेकिन उससे सिर्फ हमें थोड़ी देर की खुशी मिलती है। राइटिंग इज़ डिफरेंट, लिखने की बात ही अलग है। राइटिंग इवन इफ इट इज़ अ लेटर, लिखना चाहे वो एक लेटर ही क्यों ना हो, not only conveys our present concern and views of the event taking place around us, but it becomes a possession that can be treasured and reread over the year with a great abiding pleasure। लेकिन चाहे वो एक लेटर ही क्यों ना हो, हम उस लेटर में अपने प्रेजेंट कंसर्न तो लिखते ही हैं, अपने हाल में हो रही बातें तो लिखते ही हैं, अपने इवेंट्स के बारे में लिखते हैं। लेकिन ये एक ऐसा पास होने का अनुभव होता है जिसको हम अपने पास संभाल के भी रख सकते हैं, और जब भी हम इसे सालों साल बाद दोबारा पढ़ेंगे तो हम इसे उसी सेम प्लेजर के साथ, सेम खुशी के साथ इसको हम वापस एंजॉय भी कर सकते हैं, है ना। यू मे नॉट विश टू रीड इट और राइट अवे, बट perhaps a couple of decades or more from now, you will pick up these jotting of mine again, and they will give you a deeper understanding of what I have done and the reason I pursued a life of service or to our nation's farmer। हो सकता है कि शायद अभी तुमको पढ़ना ना अच्छा लग रहा हो, लेकिन कुछ दसों सालों के कपल के बाद, सालों साल बाद या उससे ज़्यादा भी, जब तुम मेरे इस लेटर को दोबारा उठाओगे ना, तब तुमको एक्चुअली इसका असली मतलब समझ में आएगा कि मैंने क्या किया है, मतलब मेरी ज़िंदगी का क्या रीज़न था, मतलब ऐसी क्या वजह थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी को नेशन के किसानों के सेवा में लगा दिया। मैंने क्यों इस चीज़ को फॉलो किया। जब तुम जानोगे, then you will discover in them a valuable reminder of days just before the world entered in the 21st century। तब तुमको पता चलेगा उन वैल्यूएबल रिमाइंडर के बारे में, उन दिनों के बारे में जब जो हमारा देश है 21st सेंचुरी में एंटर कर ही रहा था। And you may want to share my memories with those of your generation or even younger to provide a glimpse of the world your grandparents lived in and knew। और तब तुम मेरी मेमोरीज को अपनी जनरेशन के साथ और अपनी से छोटी जनरेशन के साथ भी शेयर करना चाहोगे कि तुम्हारे ग्रैंडफादर की जो दुनिया की झलक थी वो कैसी थी, उसको किसमें जिए थे, वो उन्होंने कैसी दुनिया देखी है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। आई स्टार्टेड माई वर्किंग लाइफ सून आफ्टर आर कंपनी कैरी कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट। मैंने तभी से काम करना शुरू कर दिया था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। The noblest task in those days was to contribute in whatever way we could towards building an India for our dream। उन दिनों की सबसे अच्छी बात ये थी कि हम जैसे चाहें वैसे अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस देश को सपनों का देश बनाने के लिए। ठीक है। A nation where our people would not hold their head high in freedom but would be free from hunger and poverty। A nation where our people could live with equal respect and love for one another। एक ऐसा देश जहाँ पे लोग सिर्फ सर उठा के ना जिए, बल्कि उस देश में भूख और गरीबी ना हो। एक ऐसा देश जहाँ पे सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिले और सब एक दूसरे से प्यार करें। A nation that would eventually be counted among the foremost nation of the world। और ये जो हमारा देश है ना, दुनिया के लीडिंग नेशन में काउंट हो। It was then I realized in humility that choosing to lead one kind of life means putting aside the desire to pursue other options। ये तब हुआ जब मैंने रियलाइज़ किया हम्बल होके कि इस टाइप की अगर मुझे लाइफ चूज़ करनी है तो मुझे अपने हर एक इच्छा को, जो अदर ऑप्शन को फॉलो करती है, उसको साइड रखना पड़ेगा, है ना। दिस ट्रांसफॉर्मेशन टुक प्लेस विद इन मी 15 ईयर एगो। ये ट्रांसफॉर्मेशन
मेरे अंदर 50 साल पहले आ गया when I agreed to work for a small cooperative of daily farmer who were trying to gain control over their lives. जब मैंने काम किया स्मॉल डेयरी फार्मर के स्मॉल कोऑपरेटिव में, जो कि अपनी लाइफ को कंट्रोल करने, अपनी लाइफ पे कंट्रोल करना चाह रहे थे, अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेना चाह रहे थे. टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, अगर मैं सच कहूँ, सर्विस टू आवर नेशन फार्मर वॉज नॉट माई करियर. इवन आई हैड एनविजन्ड फॉर माई सेल्फ. यस, अगर मैं सच कहूँ ना, तो नेशन के फार्मर की सेवा करना एक्चुअली तो मेरा करियर था भी नहीं, और ये मैंने अपना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ खुद के लिए. बट समहाउ, लेकिन न जाने कैसे, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स स्वेप्ट मी अलोंग एंड पुट मी इन अ सर्टेन टाइम विद अ चॉइस दैट ट्रांसफॉर्म माई लाइफ. लेकिन न जाने कैसे कुछ ना कुछ ऐसे होता गया, और मैं एक ऐसे टाइम में मुझे रख दिया कि जब मेरे पास ये चॉइस थी, और फिर इसने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया. I could have pursued a career in metallurgy and become the chief executive of flowers company. शायद अगर ये नहीं चूज़ करता तो मैं क्या चूज़ करता, मैं अपना करियर मेटलर्जी में बनाता और एक लार्ज कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव होता, और ऑप्टेड फॉर अ कमीशन इन द इंडियन आर्मी एंड मे बी रिटायर्ड एज जनरल. या हो सकता है मैं इंडियन आर्मी के कमीशन में होता और शायद एक जनरल की तरह रिटायर भी हो गया होता. और आई कुड हैव लेफ्ट फॉर US एंड गोन ऑन टू बिकम अ हाईली सक्सेसफुल NRI. हो सकता है मैं US के लिए चला गया होता, है ना, और वहाँ से एक बड़ा NRI बन जाता. Yet I choose none of these because somewhere deep down I knew I could make a more meaningful contribution by working here in Anand, गुजरात. लेकिन मैंने इनमें से कुछ भी चूज़ नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था कि आनंद गुजरात में रहकर भी मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ यहाँ रहकर काम करके. योर ग्रैंड मदर टू मेड एन इम्पॉर्टेंट चॉइस. तुम्हारी ग्रैंड मदर ने भी एक बड़ी अच्छी चॉइस, उनकी भी चॉइस ना बहुत ज़रूरी थी. शी न्यू इन दोज डेज लाइफ इन आनंद कुड नॉट ऑफर इवन द सिंपल कम्फर्ट दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड टुडे. उस टाइम पे, उन दिनों में आनंद में रह के जीना एक सिंपल कंफर्ट भी ऑफर नहीं कर सकते थे हम, जो कि आज तो हम उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जो कि आज तो हमें बड़ा आसानी से मिल जाते हैं. हाउएवर, फिर भी शी एडेंटली सपोर्टेड माई चॉइस टू लिव एंड वर्क इन आनंद. लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ा दृढ़ता से मेरी चॉइस को सपोर्ट किया यहाँ रहने के लिए, आनंद में और काम करने के लिए. That choice of your grandmother is to stand by me has given me an everlasting strength. जो तुम्हारी दादी की ये जो चॉइस थी ना, मेरे साथ खड़ा रहना, इसने तो मुझे लास्ट तक ताकत दी. Always ensuring that I shouldered my responsibility with poise. और वो हमेशा इंश्योर करती थी कि मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक तरीके से बहुत शांत और कॉन्फिडेंट होकर निभाऊं. Wherever I have received any recognition for my contribution toward the progress of our country, जब कभी भी मुझे रिकग्नाइजेशन रिसीव्ड हुआ, कोई इनाम रिसीव्ड हुआ मेरे कंट्रीब्यूशन के लिए, जो कि मैंने इस देश की प्रोग्रेस के लिए किए हैं, I always emphasize that it is a recognition of achievement of many people. मैंने हमेशा कहा कि ये रिकॉग्नाइजेशन उन सब लोगों की अचीवमेंट, उन सब लोगों का जीत है ये, with whom I had a privilege to associate with, जिन्होंने मेरे साथ मुझे इस काम में हेल्प करी. I would like to stress even more strongly that my contribution has been possible only because I have constantly adhered to certain value. ये मैं बहुत स्ट्रांगली कह सकता हूँ कि मेरा कंट्रीब्यूशन सिर्फ तभी पॉसिबल हुआ जब मैं अपनी सर्टेन वैल्यूज़ पर एडर्ड रहा. सर्टेन वैल्यूज़ ने, मेरी कुछ वैल्यूज़ ने मेरे को सपोर्ट किया. वैल्यू जो कि आई हैव इनहेरिटेड फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड अदर फैमिली एल्डर्स. ये जो वैल्यू है ये मुझे मेरे पेरेंट्स से मिली या मेरी फैमिली मेम्बर के बड़े जन से मिली. वैल्यूज़ दैट आई जॉइन माई मेंटर एंड सपोर्टर हेयर इन आनंद, त्रिभुवन दास पटेल. वो वैल्यू यहाँ पे मैंने अपने मेंटर और सपोर्टर में देखी यहाँ आनंद में, जो कि है त्रिभुवन दास पटेल.
I have often spoken of integrity as the most important of these values, realizing that integrity and personal integrity at that is being honest to yourself. मैं इंटीग्रिटी के बारे में बहुत बात कर सकता हूँ जो कि वैल्यूज़ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. रियलाइज़ करना दैट कि इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्ट रहना, और सबसे पर्सनल इंटीग्रिटी है कि खुद के साथ ऑनेस्ट रहना. इफ़ यू आर ऑलवेज ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, अगर तुम खुद के साथ सच्चे हो, इट डज नॉट टेक मच एफर्ट इन ऑलवेज बीइंग ऑनेस्ट विद अदर. अगर तुम खुद के साथ सच्चे हो तो तुमको दूसरों के साथ सच्चे होने के लिए, ऑनेस्ट होने के लिए ज़्यादा एफर्ट लेने की ज़रूरत भी नहीं है. आई हैव ऑल्सो लर्नड बट आई एम श्योर यू टू विल फाइंड आउट समडे. जो मैंने सीखा, मैं श्योर हूँ कि एक दिन तुम भी सीखोगे. लाइफ इज़ अ प्रिविलेज एंड टू वेस्ट इट वुड बी रॉन्ग. लाइफ एक ऐसा मौका है, ये एक ऐसा सुनहरा मौका है, और इसको वेस्ट करना बड़ी गलत बात है. इन लिविंग दिस प्रिविलेज कॉल्ड लाइफ, यू मस्ट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सेल्फ. इस जिंदगी में लाइफ को जीना एक वही तो ज़िंदगी है ना. यहाँ पे सबसे बड़ी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपने आप की रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझो. Always use your talent to the best of your ability and contribute somehow to common good. और अपने टैलेंट को, अपनी काबिलियत को अच्छे काम में लगाओ. The common good will present itself to you in many form every day. और ये अच्छा काम तुम्हारे आसपास ही तुमको हर दिन दिख जाएगा. इफ़ यू लुक अराउंड यू, अगर तुम अपने आसपास देखोगे, यू विल फाइंड देयर इज़ अ लॉट वेटिंग टू बी डन. और तुम क्या देखोगे कि तुम्हारे आसपास बहुत कुछ है करने के लिए. योर फ्रेंड में नीड सम हेल्प, तुम्हारे फ्रेंड को तुम्हारी ज़रूरत हो सकती है. योर टीचर कुड बी लुकिंग फॉर अ वॉलंटियर, तुम्हारे टीचर को एक वॉलंटियर की ज़रूरत हो सकती है. और द कम्युनिटी यू लिव इन विल नीड यू टू मेक अ कंट्रीब्यूशन. और कम्युनिटी जहाँ तुम रहते हो सकता है वहाँ तुम्हारे कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत हो. आई होप दैट यू टू विल डिस्कवर एज आई डिड दैट फेलियर इज़ नॉट अबाउट सक्सीडिंग, rather it is about not putting in your best effort and not contributing however modestly to the common good. मैं आशा करता हूँ तुम एक दिन ये बात जानोगे जो कि मैंने जानी है, कि फेल होना सफल ना होना नहीं होता, बल्कि अपना बेस्ट एफर्ट ही ना देना, अपना कोई कंट्रीब्यूशन ही ना देना किसी अच्छे काम के लिए, इसको बोलते हैं फेल होना. ठीक है, कि तुम फेल हो गए तो मतलब सफल नहीं हुए तो तुम फेल हो गए, नहीं, दैट डजंट मीन. ठीक है, इन लाइफ टू यू विल डिस्कवर एज आई डिड. इस लाइफ में मतलब तुम भी डिस्कवर करोगे, तुम भी ये चीज़ पता चलेगी जो मुझे चली है, दैट एनीथिंग कैन गो रॉन्ग एट एनी टाइम एंड मोस्टली डज. इस दुनिया में कुछ भी गलत हो सकता है, ज़्यादातर होता ही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है. येट देयर इज़ अ लिटिल कोरिलेशन बिटवीन द circumstances of people lives and how happy they are. यहाँ पे लेकिन फिर भी एक बहुत छोटा सा रिलेशन है, ना के बराबर रिलेशन है. लोग कैसे जीते हैं और लोग कैसे खुश होते हैं इस चीज़ में. मोस्ट ऑफ अस कंपेयर आवर सेल्फ विद समवन वी थिंक इज़ हैप्पियर. ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि हम लोगों से खुद को कंपेयर करते हैं और सोचते हैं ये ज़्यादा खुश हैं. रिलेटिव, हमारे रिश्तेदार, एक्वेंटेंसेस, हमारे जान पहचान के लोग, और ऑफ्टन समवन वी बेयरली नो, और ज़्यादातर वो भी जिनको हम शायद ही जानते हों. बट वी स्टार्ट लुकिंग क्लोजली, वी रियलाइज दैट वी सॉ अवर ओनली इमेज ऑफ परफेक्शन. लेकिन जब हम उनको थोड़ा क्लोजली देखना स्टार्ट करें ना, तो हमको रियलाइज़ होगा कि वो तो एक परफेक्शन का बस एक सिर्फ इमेज है, एक्चुअली में कोई कुछ नहीं है ज़िंदगी में इतना. एंड दैट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड चेरिश व्हाट वी हैव रेदर देन व्हाट वी डोंट हैव. और ये फिर हमको इस चीज़ को समझने में मदद करेगा कि हम पे जो है उस पर खुश होना चाहिए, ना कि जो हमारे पास नहीं है उस पर दुखी होने की बजाय. डू यू रिमेंबर व्हेन यू accompanied me at the magnificent ceremony in Delhi, when our president awarded me the Padam Vibhushan in 1999 with great pride? You slipped the medal around your neck,
looked at it in your awe and asked me very innocently if you could keep it. जब हम एक सेरेमनी में दिल्ली में गए थे, जब प्रेसिडेंट ने मुझे अवार्ड दिया था पद्म विभूषण का 1999 में, तुमको याद है? तुमने बड़ी प्राइड से तुमने वो मेडल को अपने नेक में पहन लिया था और मेरी तरफ बड़े ऑ करके देखा और मेरे से बड़ा इनोसेंटली पूछा कि ये मेडल तुम रख लो, है ना? डू यू रिमेंबर द आंसर योर मदर एंड आई गेव यू? और तुम्हें याद है मैंने और तुम्हारी दादी ने क्या जवाब दिया था? We told you that of course this medal was yours as much as mine, but that you should be satisfied in merely keeping my award. कि बिल्कुल बेशक ये मेडल जितना मेरा उतना तुम्हारा है, लेकिन ये तुमको सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। मेरा मेडल अगर तुम रखोगे तो ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी तुमको। The challenge before you was to earn your own medal for the work that you did in your lifetime. बल्कि जो वो मेडल तुम कमा लोगे उसके बाद चाहे भले ही सेटिस्फेक्शन मिल जाए मेरा मेडल रखने से, लेकिन तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम अपना खुद का मेडल नहीं कमा लोगे, अपना खुद का इनाम नहीं कमा लोगे जो तुम काम करोगे अपनी ज़िंदगी में। एंड इन एंड और लास्ट में, if we are brave enough to love, strong enough to rejoice in others' happiness, and wise enough to know that there is enough to go around for all, then we would have lived our life to the fullest. और लास्ट में, अगर हम दूसरों से प्यार करने के लिए काफ़ी हैं, अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब अगर हम दूसरों की खुशी के साथ खुश हो सकते हैं, अगर हम इतना ये जानने के लिए काफ़ी हैं कि दुनिया में जो कुछ भी है सब सही है, हमारे पास जो है सब बढ़िया है, देन इसका मतलब है कि हमने अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जी लिया। ठीक है। आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस म्यूजिक्स टू यू। मैं ये सारी बातें, ये सारे थॉट्स तुम्हारे साथ शेयर करना चाह रहा था सिद्धार्थ, एंड टू द मिलियन ऑफ द अदर चिल्ड्रन ऑफ योर जनरेशन इन आवर कंट्री, और हमारे देश के उन सब बच्चों से जो तुम्हारी जनरेशन के हैं, इन द होप, इस होप में दैट अपॉन रीडिंग दैम यू विल बी इंस्पायर्ड इनफ टू गो ब्रेवली आउट in the world and work tirelessly in your chosen field for the large good of our country. इस होप में कि तुम ये पढ़ के इंस्पायर होगे और बहादुरी के साथ इस दुनिया में अच्छा काम करोगे बिना थके, और तुम ऐसा फील्ड चुनोगे जो दूसरों के लिए अच्छा हो, मतलब दूसरों की भलाई के लिए भी चुनोगे। ठीक है। रिमेंबर, रिवॉर्ड्स दैट कम्स टू यू, दैट ओनली ट्रू रिवॉर्ड फॉर लाइफ वेल स्पेंट। और याद रखना, जो रिवॉर्ड तुम पर आएंगे देन आर ट्रू ओनली रिवॉर्ड, वो सच्चे रिवॉर्ड्स होंगे जो तुमने लाइफ जी है। विद माई फॉन्डेस्ट लव, मेरे बहुत सारे प्यार के साथ, योर दादा, तुम्हारे दादा वर्गीश गुरन। ठीक है जी, ये था हमारा इस चैप्टर का बच्चे एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको बहुत इंटरेस्टिंगली, बहुत अच्छी से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपने कितना जाना, आपने कितना समझा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चे हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करिएगा, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।